हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेसपास का। एक छोटा सा टॉपिक है ट्रेसपास एब इनिशियो और कैटल ट्रेसपास को थोड़ा सा ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेसपास एब इनिशियो क्या होता है और कैटल ट्रेसपास बेसिकली होता क्या है। एब इनिशियो का मतलब आपको पता ही है। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग। जैसे हम बात बोलते हैं ना कि कोई भी लॉ जो है वो आपका क्या है, इनवैलिड है, ठीक है ना, या वॉइड है एब इनिशियो। तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी लॉ जो है वो शुरुआती तौर से ही क्या था, आपका वॉइड है या वॉइडेबल है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेसपास एब इनिशियो, जो ट्रेसपास जो है वो आपका एब इनिशियो मतलब शुरुआती तौर से ही ट्रेसपास था। ये कब माना जाएगा, इस कंडीशंस को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। If a person or authority gives a license to anyone to enter upon the land of another and he abuses it by an act of misfeasance, then he becomes the trespasser ab initio। मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसको कोई भी अथॉरिटी जो है, ठीक है ना, फाइन, कोई एक पर्सन है, उसको कोई अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस देती है या परमिशन देती है किसी दूसरे पर्सन के लैंड में या प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए। पर वो पर्सन जिसको ये अथॉरिटी न जिसको इस अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया है उस प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए, वो उस अथॉरिटी को मतलब जो उसे परमिशन दी गई है उसको मिसयूज़ करता है बाय एन एक्ट ऑफ मिसफियजेंस। तो इस कंडीशन में उस पर्सन को ट्रेसपासर माना जाएगा फ्रॉम एब इनिशियो। इसका मतलब क्या है, उसको ट्रेसपासर एब इनिशियो माना जाएगा कि शुरुआती तौर से ही वो आपका एब ट्रेसपासर था। फाइन, इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि मान लीजिए किसी पर्सन के पास में अथॉरिटी है, किसी अथॉरिटी ने उसको लाइसेंस दिया है कि हाँ भाई तुम जाके दूसरे के प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हो, ठीक है ना। पर वो पर्सन उस प्रॉपर्टी में एंटर तो अथॉरिटी के साथ में हुआ, मतलब लाइसेंस था उसके पास में एंटर होने का, पर वहाँ जाके वो अपनी जो भी उसको लाइसेंस मिला है एंटर करने का, उसको मिसयूज़ करता है। मतलब जो जो एक्ट उसे परमिटेड है उसके अलावा भी वो कुछ और एक्ट करता है जो कि उसे परमिटेड नहीं है। तो उस कंडीशन में उसे ट्रेसपासर एब इनिशियो माना जाएगा। दिस मीन्स दैट अथॉरिटी और जस्टिफिकेशन इज़ नॉट ओनली टर्मिनेटेड। इस केस में जो भी उसे अथॉरिटी दी गई है या जो लाइसेंस दिया गया है वो ना सिर्फ टर्मिनेट कर दिया जाता है, बल्कि ऐसा माना जाता है दैट इट नेवर एग्जिस्टेड, मतलब वो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस लाइसेंस को भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि उसे कभी इस तरीके की एज अथॉरिटी या इस तरीके का लाइसेंस दिया ही नहीं गया था। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द लॉ गिव्स अथॉरिटी टू अ पर्सन द लॉ गिव्स अथॉरिटी टू अ पर्सन टू एंटर अ कॉमन इन, बट इफ ही स्टील्स एनीथिंग फ्रॉम देयर देन ही विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रेसपासर एब इनिशियो। मान लीजिए कि लॉ ने, ठीक है ना, लॉ ने किसी को अथॉरिटी दी है कि वो पर्सन आपका किसी कॉमन इन में, मतलब जहाँ पर सब लोग जा सकते हैं वहाँ पर एंटर कर सकता है। पर मान लीजिए वो जो उसे परमिटेड लिमिट है उससे बढ़कर मान लीजिए वहाँ पर से कोई चीज़ चुरा लेता है, ठीक है ना। तो इस केस में उसे ट्रेसपासर एब इनिशियो माना जाएगा, मतलब शुरुआती तौर से ही उसे ट्रेसपासर माना जाएगा। और जो उसको लाइसेंस या जो उसको अथॉरिटी मिली थी वहाँ एंटर होने की, ये माना जाएगा कि वो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये जो डॉक्ट्राइन होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रेसपास एब इनिशियो, इसको अप्लाई होने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं वो मैं बात बता देती हूँ आपको। उसमें दो कंडीशंस नेसेसरी हैं। एक होता है आपका अथॉरिटी मस्ट बी गिवन बाय लॉ, मतलब किसी कानून के ज़रिए, किसी विधि के ज़रिए अथॉरिटी दी गई होनी चाहिए। और दूसरी क्या है कि सब्सिक्वेंट एक्ट मस्ट बी अ मिसफियजेंस, मतलब जिस पर्सन को अथॉरिटी दी गई है दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में एंटर करने की, उसमें मतलब उसमें एंटर करने की किसी की प्रॉपर्टी में या किसी के लैंड में, वो पर्सन आपका क्या करे, कोई एक्ट परफॉर्म करे, मिसफियजेंस का एक्ट, मतलब ऐसा एक्ट जो कि उसे परमिटेड नहीं है, तभी आपका ये वाला डॉक्ट्राइन आपका एप्लीकेबल होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम कैटल ट्रेसपास की।
कैटल ट्रेसपास क्या होता है? इफ़ एनीवन्स कैटल enters another field and the owner of that field kept them with him, then he has committed cattle trespass until or unless he proves that the bee or the owner of the land has responsibility to fence the land so that no cattle can enter there. तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसी तरीके से, इसी एग्जांपल से समझा देती हूँ कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है ए, उसके जो कैटल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? बी की फील्ड में चले जाते हैं, मतलब बी के लैंड में चले जाते हैं, ठीक है। अब बी क्या करता है? उनको अपने पास में रख लेता है। तो यहाँ पर जो ए है उसने क्या कमिट किया है? कैटल ट्रेसपास कमिट किया है ना। और इसे कब तक ऐसा ही माना जाएगा कि ए ने कैटल ट्रेसपास किया है? जब तक कि ए ये प्रूफ नहीं कर देता है कि जो बी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने लैंड के चारों तरफ फेंस, ठीक है ना, मतलब जो भी उसे एक वॉल खड़ी कर दे या एक क्या बोलते हैं उसे बैरियर बना दे, या हम कह सकते हैं ना तार की जो वायरिंग हो जाती है वो कर दे, ठीक है ना, ताकि कोई भी जानवर उसके लैंड में ना जाए। तो ये प्रूफ किसे करना पड़ेगा? ए को प्रूफ करना पड़ेगा। जब तक वो ये प्रूफ नहीं कर देता है तब तक उसे कैटल ट्रेसपास माना जाएगा। अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं। there was a defendant A whose horse injured the plaintiff's mare by biting and kicking her through the fence belonging to the defendant। तो यहाँ पर A जो है, जो कि डिफेंडेंट है, उसने प्लेंटिव जो है B, ठीक है ना, A जो है, A का एक हॉर्स है और B जो है आपका, B कौन है? प्लेंटिव है। और तो प्लेंटिव के पास में एक मेयर है। तो A के हॉर्स ने क्या किया कि प्लेंटिव की जो मेयर थी उसको क्या करा, मतलब उसको किक किया, ठीक है, उसको काटा भी और उसके साथ में से किक भी किया। तो ये जो जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई वो क्या थी? वो आपका डिफेंडेंट की फेंस थी, ठीक है, फाइन। तो ये माना गया यहाँ पर, इट वाज हेल्ड दैट दिस कंस्टिट्यूटेड अ ट्रेसपास फॉर विच डिफेंडेंट वाज लायबल। यहाँ पर इसके ट्रेसपास माना गया और क्या कहा गया कि जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा ट्रेसपास के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक ट्रेसपास का खुली तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है उसमें मैं डिस्कस करूँगी न्यूसेंस को। तो चलिए मिलते हैं फिर न्यूसेंस के वीडियो के साथ में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।